देखो जी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पेज नंबर 48 पर आ जाइए। Calculate the velocity of the projectile. Velocity of the projectile at any instant small t. At any instant small t, and at the end point of the flight. And at the end point of the flight. ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि जो हमने प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन करा था ना, उसी का डायग्राम बना देंगे दोबारा से। ठीक है, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। जब तक आपसे बोला ना जाए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन में जब तक आपसे बोला ना जाए कि प्रोजेक्टाइल इज गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यानी कि प्रोजेक्टाइल को आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है, तब तक आप ये मानकर चलेंगे कि प्रोजेक्टाइल को आपने एंगुलरली फेंका है, आपने नीचे से एक एंगल पर ही फेंका है, ये आप मानकर चलेंगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से हमने इसको ऐसे देख लिया, तो यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, ये डायग्राम हमने देखा था, इस डायग्राम में हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, और जब इसको इनिशियली u वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल थीटा बना रहा है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने लिया था तो दैट वाज u cos थीटा, और इसका जब हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया तो वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा ये लिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने पूरा डिस्टेंस लिया था ये कैपिटल R था, इसको हमने बोल दिया था हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट थी इसको हमने बोल दिया था h m, और अब ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट स्मॉल t एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ द फ्लाइट। तो एक तो वेलोसिटी उसकी एंड पॉइंट पर बतानी है यहाँ पर, और एक तो बोल रहे हैं एट एनी इंस्टेंट स्मॉल t, एट एनी इंस्टेंट स्मॉल t। तो हमने कहा कि स्मॉल t कोई भी इंस्टेंट, मान लीजिए t का मतलब है 2 सेकंड या 4 सेकंड, तो हमने माना कि t सेकंड्स के बाद में जो प्रोजेक्टाइल है वो इस पॉइंट पर पहुँचता है। ठीक है, हमने किसी बॉल को फेंका, वो बॉल उड़ती 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 यहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट पर पहुँची, तो इस पॉइंट पर मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए p x, y। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉप करूँ तो ये वाली जो हाइट है ये y आ जाएगी, और इस तरह से ऐसे अगर देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम नहीं लगेगा, तो ये सेम वही डायग्राम है जो हमने प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन में बनाया था। ठीक है, उस पर बेस्ड एक ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब जरा देखिएगा क्या करेंगे। डायग्राम तो क्लियर है, डायग्राम में मैंने कुछ नया नहीं बनवाया, इससे पहले वाली जो डेरिवेशन में करा था वही सेम डायग्राम है। अब देखिएगा क्या है, सपोज द प्रोजेक्टाइल हैज वेलोसिटी v एट द इंस्टेंट t व्हेन इट इज एट पॉइंट p x y। तो हमने ये कहा कि जब ये पॉइंट p पर पहुंचा तब इसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मैंने बोल दिया कि v है इस पॉइंट पर। तो v के भी 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल vx और एक वर्टिकल vy। तो vx vy ये भी उस डायग्राम में हमने बना रखा है, मैंने दोबारा बता दिया है। The velocity v has two rectangular component. The horizontal component of velocity vx is equal to u cos theta. तो आप ये देखिएगा कि जो horizontal component है ये velocity का vx वाला, ये तो यही है u cos theta, भाई वेक्टर है, वेक्टर पैरेलली सेम रहता है। ठीक है, तो हमने कहा कि vx जो है वो तो यही हो जाएगा u cos theta। पैरेलली किसी भी वेक्टर को आप कितना भी शिफ्ट करिए वो सेम रहेगा। ठीक है, तो पत्थर तो सेम ही है या बॉल तो सेम ही है जिसको हमने फेंका, और हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसको हम क्या मानकर चल रहे थे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस में हमने ये कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, उसको कुछ चेंज नहीं होना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर यहाँ u cos थीटा है तो इधर भी u cos थीटा, इधर भी u cos थीटा, इधर भी हर जगह सेम रहने वाली है। तो vx इज इक्वल टू u cos थीटा हो गया। अब वर्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे vy।
तो वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई को भी तो मैं सेम बोल सकता था कि वी वाई आ जाएगा यू साइन थीटा, नहीं बल्कि इस इंस्टेंट पर यू साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें चेंज आएगा। क्या होगा चेंज, वी वाई इज इक्वल टू, क्योंकि जो वर्टिकल मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, v इज इक्वल टू यू साइन थीटा, या समझिए मैं पहले इसको ऐसे लिख रहा हूँ u प्लस ए टी, पहले इसको u प्लस ए टी लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूँ। अब देखिएगा वर्टिकल मोशन के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा, तो u को u ना लिखकर u साइन थीटा लिखेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात, u को u ना लिखकर u साइन थीटा लिखेंगे, ऐसा हमने पहले भी करा। तो ये हो गया वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस मोशन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल मोशन मतलब हम अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं तो ए की जगह क्या लिखेंगे माइनस जी, ठीक है, तो ए की जगह आ जाएगा माइनस जी और टाइम टी तो टी है ही, तो इस तरह से वी वाई हमारा क्या आ गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जब हमको निकालनी होगी तो वेक्टर की रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी एक्स जो है वो क्या है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी, वी वाई क्या है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी, जब इसकी नेट वेलोसिटी निकालेंगे वी, वो क्या हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ जी वी एक्स की जगह लिखेंगे यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी वाई की जगह लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी टी का स्क्वायर, जी टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू यू साइन थीटा इंटू जी टी, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, जो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें से मैं यू स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। अब ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा तो वन हो गया, तो v इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए पेज नंबर 49 पर। तो जब ये पूछ रहे थे कि आपको टी पॉइंट टी पर बताना है, पॉइंट टी पर वेलोसिटी क्लियर हो गई होगी सबको, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई जब हमने वेलोसिटी निकाली तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ना निकाल कर हमें उसका डायरेक्शन भी निकालना, डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है टैन थीटा निकालना होता है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि एंगल हम ले लेंगे टैन बीटा, और बीटा क्या लेंगे कि जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ में क्या एंगल बना रही है बीटा, तो यहाँ पर भी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही थी ये थीटा बना रही थी। तो जब भी कभी हम वेलोसिटी का एंगल लेते हैं तो हमेशा ये करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, तो उसको हमने बीटा मान लिया। तो क्या करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट P
एट पॉइंट P tan बीटा इज इक्वल टू, अब tan बीटा निकालें तो जैसे ये Vy है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पर, Vy एक्चुअली बिल्कुल सीधा है, तो Vy को इधर भी लेकर आएंगे तो ये Vy निकलेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो Vy अपॉन Px बोलते हैं, tan बीटा हो जाएगा Vy अपॉन Px, Vy कितना u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt अपॉन Px कितना है u cos थीटा। तो ये tan बीटा इस तरह से आ गया, बस आपको यही करना होगा, इस तरह से आपकी डायरेक्शन निकल गई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट, हमें वेलोसिटी निकालनी है प्रोजेक्टाइल की एट द एंड पॉइंट। तो नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन में पूछा था ना, एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ द फ्लाइट, तो हाँ हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। तो अब क्या होता है कि जब एंड पॉइंट की बात करेंगे, एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल ने पूरा का पूरा जो पाथ है वो पूरा का पूरा पाथ ना ट्रैवल कर लिया। जब पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ ट्रैवल कर लिया, तो उसको पूरा पाथ ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा? पूरा पाथ ट्रैवल करने में टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो वही है यहाँ पर लिखा है कि एट द एंड ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था, यहाँ लिखेंगे एट द एंड पॉइंट t इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पर ये क्या होता है 2u sin थीटा, 2u sin थीटा tf जो हमने निकाला था, तो ये था 2u sin थीटा अपॉन g। तो अब हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना निकलेगा वो देखिएगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी, हाँ जी बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा, अभी देखना। तो और इससे एक चीज़ पता चलेगी, अभी रुकिए, किसको बोला? So resultant velocity at the end point, resultant velocity असल में इसका ना नतीजा, इसका सॉल्यूशन है एक, जिस प्रॉब्लम से तुम गुजर रहे हो उसका सॉल्यूशन ये है कि बस लगे रहो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। वही करना पड़ रहा है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि अब ऑप्शन ही नहीं है। हाँ बहुत अच्छी बात है, उसको बस ये कहो कि मैं यही कर रही हूँ, ये मत कहो कि मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ आपने ये कहा ना कि मुझे करना पड़ रहा है, तो समझ लो कि मजबूरी आ गई है, कहीं ना कहीं मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ये अच्छी बात है जो कह रहे हो कि ऑप्शन नहीं है कुछ, इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। क्योंकि जहाँ मन में ये आया ना, आप ये देख लेना, आज अभी आप 11th क्लास की बस समझ लीजिए जुलाई है, तो प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग अभी हुई है, ठीक है। और थोड़ा सा अप्रैल मई में थोड़ा सा अभी बच्चा उसी मार में रहता है कि टेंथ हो गया बहुत मुश्किल था, निकाल लिया हो गया, है ना। जो अब 11th में आते हैं तो धीरे धीरे आँखें जुलाई तक ही खुलती हैं, आँखें असली आँखें वैसे सितंबर में खुलती हैं जब रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो वो जो है ना, वहाँ पर जाकर दिमाग में ये रहता है कि भाई ऑप्शन, तो ऑप्शन अगर रख लिया दिमाग में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 12th तक भी मैं बता रहा हूँ स्ट्रीम चेंज करते हैं, है ना। और स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम चेंज का मतलब क्या है कि उसका जिस्ट है, जो समरी है वो है इन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की तलाश में, कि शायद मुझे यहाँ तलाश खुशी मिल जाए, शायद यहाँ खुशी मिल जाए। आप जहाँ जाओगे वहीं चाटे पड़ने वाले हैं, ठीक है, कहीं खुशी नहीं मिलने वाली, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कॉमर्स में जाओगे वहाँ पर भी मेहनत है, वहाँ पर ये लगेगा आपको 11th 12th में ये लगेगा कि यार चल यार साइंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान है,
लेकिन क्या है कि जब 11th के बाद में 12th में आओगे और 12th पास आउट कर जाओगे तो लगेगा यार सीए के अलावा कुछ नहीं बच रही मेरे पास। और सीए का रिजल्ट जा रहा है 1.5%। उस पर लोग जो बूढ़े बन गए, बूढ़े हो गए, 8-8 9 साल हो गए, तब जाकर वो सीए नहीं बन पा रहे। सीए हो गए तो सीए होने के बाद भी किसी के अंदर में काम करना पड़ रहा है। और ये जो आपकी जो साइंस वाली लाइन है, साइंस वाली जो लाइन है, ये आपको बहुत ऑप्शन देती है। हालांकि कॉमर्स के लिए भी ऑप्शन खुल गए हैं, अब आर्मी में भी जा सकते हैं कॉमर्स वाले। पहले आर्मी वाली लाइन नहीं थी उनके लिए, अब आर्मी में भी जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी जा रहे हैं, ठीक है। तो लड़कियाँ भी जा रही हैं, ठीक है। तो शायद 2-4 साल से ही हुआ है, ये पहले नहीं था। एनडीए में सिलेक्शन हो रहा है गर्ल्स का। तो अब आप ये देखो कि ऑप्शंस खुल रहे हैं, लेकिन अगेन जो मतलब हेड जो कर रहा है ना, जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर को डिसाइड करने वाला ये फैक्टर है, वो आज भी साइंस ही बना हुआ है। वो आज भी साइंस ही बना हुआ है, क्योंकि साइंस में लिमिटेशंस नहीं है, किसी भी चीज़ की बाउंडेशंस नहीं है। नई चीज़ें आती चली जाएंगी। आज मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप ये समझ लीजिए 10 साल बाद अगर मैंने खुद को अपग्रेड नहीं करा, मैं भी आउटडेटेड हो जाऊँगा, क्योंकि सिलेबस बड़ी तेज़ी से चेंज होने वाला है। तो ये चीज़ ऐसी है जो कंटिन्यूसली आपको ना अपग्रेडेशन करना ही पड़ेगा। और सीए या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, उसमें क्या पढ़ोगे? हिस्ट्री जाकर बदल नहीं हो गया, इसको कर लो। और इसमें बस धोखा बस यही है, धोखा बस यही है कि इसका कुछ अंत नहीं है। हम तैयारी कुछ करते हैं, एग्जाम में कुछ आता है, तो मन में एक कॉन्फिडेंस आने की बजाय ना मोटिवेशन आ जाता है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, करते रहो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिएगा, मैं जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला था वो क्या था, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट। उसको मैंने इस बार वी डैश बोल दिया। तो हमने किसी भी पॉइंट पर, एट एनी इंस्टेंट, हमने किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाली। सूर्यांश कुछ कह रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है, मैं समझ गया, ये तुमने आंसर लिख कर भेजा है, सही है, यही आंसर यही है इसका। तो वी डैश जो है, किसी भी इंस्टेंट पर जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया है। तो अब टाइम कितना लग रहा है एंड पॉइंट पर पहुँचने में, टी की जगह इतना टाइम लग रहा है, तो आपको इसी रिलेशन में टी की जगह ये वैल्यू डाल देंगे ना, कैलकुलेट करना। देखिएगा, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर क्या है, 2u sin थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर माइनस 2u जी, और टी की जगह फिर वही लिखें, 2u sin थीटा अपॉन जी इंटू sin थीटा। ये हो गया, इधर से हटाओ उसको। u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब जब 2u sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u स्क्वायर, sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में g का स्क्वायर है g स्क्वायर। इधर g से g कैंसिल आउट हो गया, इधर g स्क्वायर से g स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 2 × 2 इज 4 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 2 × 2 4 u × u स्क्वायर, और sin थीटा × sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस ये क्या बचा 4u sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कट गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, u स्क्वायर, और u स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ गया, u। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किसी भी बॉल को, किसी भी स्टोन को, या वो जो नीरज चोपड़ा फेंकता, भाला जो फेंकता है, वो जितनी वेलोसिटी के साथ फेंकेगा ना, वो उतनी ही वेलोसिटी के साथ यहाँ पर आकर गिरेगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, वेलोसिटी का लॉस नहीं हो रहा प्रोजेक्टाइल मोशन में। उसने अगर मान लीजिए यहाँ से 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से फेंक दिया भाले को, तो वो ऊपर तक जाएगा, घटेगी यहाँ पर जाकर वेलोसिटी, और फिर वापस आते आते इस पॉइंट पर आते आते वो उतनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा जितनी वेलोसिटी पर फेंका था। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, ठीक है इंटरेस्टिंग या नहीं? चलिए जी, अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसका एंगल देख लीजिए। तो एंगल क्या है, tan बीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन निकालने के लिए उधर कर रहा हूँ, और डायरेक्शन
डायरेक्शन की भी एनी पॉइंट हम निकाल चुके हैं डायरेक्शन। tan बीटा कितना निकाला था, tan बीटा था हमारे पास u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, ये करा था। ठीक है, एंड पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना चाह रहा हूँ, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी एंड पॉइंट पर, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी अपॉन यू कॉस थीटा। ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, और u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा अपॉन यू कॉस थीटा। u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा इज माइनस 2 sin थीटा और अपॉन यू कॉस थीटा। u से u कैंसिल आउट हो गया, माइनस sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज माइनस sin थीटा। तो कुल मिलाकर हमारे पास tan बीटा जो है वो हो गया माइनस का tan थीटा, और हम ये जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, माइनस tan थीटा को ही हम बोलते हैं tan माइनस थीटा। tan माइनस थीटा को ही माइनस tan थीटा बोला जाता है। तो tan से tan कैंसिल आउट, बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, सेम एंगल। जितने एंगल पर आपने प्रोजेक्ट करा है तो अब वो सेम एंगल आप कह रहे हो सेम कहाँ से, तो नेगेटिव है। नेगेटिव इस वजह से है कि भाई वो जो एंगल पर वो गिरेगा ना, कि ये एंगल तो बनाया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये एंगल है क्लॉकवाइज है, इसलिए उसको माइनस थीटा बोलेंगे। ये वाला एंगल इसलिए माइनस थीटा कहलाता है। समझ गए? तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि भाई जितनी वेलोसिटी पर फेंका गया उतनी ही वेलोसिटी पर नीचे ग्राउंड पर आकर टकराया, जिस एंगल पर प्रोजेक्ट करा गया उसी एंगल पर आकर नीचे टकराया। ठीक है, चलिए जी। Thus in projectile motion a body returns to the ground at the same angle and with the same speed at which it was projected। ठीक है, इसके बाद आपका ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको मैं नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन वाला है ना, ये रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में डिटेल में हमें करना ही करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ही पूछा नहीं जाता, आपसे सर्कुलर मोशन पूछने लगे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है क्या, वो बताता हूँ। 2 मिनट वेट करिए, अभी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अभी आज ही का अगला लॉस ऑफ मोशन हमारे को नहीं चल रहा हमारे यहाँ फिनिश हो गया। लॉस ऑफ मोशन करा दिया नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है।
चलिए जी, अब अगला देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना ही था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल एक पॉइंट पर चले और वो बार बार घूम घूम कर सर्कुलर पाथ फॉलो कर करके बार बार उसी पॉइंट पर आता रहे, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो देखिए, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज इट कवर्स equal distances along the circumference of the circle in equal intervals of time, then its motion is said to be a uniform circular motion. Example, motion of the tip of the second hand of a clock. तो जैसे क्लॉक है कोई भी, तो उसका जो सेकंड वाला जो नीडल होती है या मिनट वाली या आवर वाली, वो सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही फॉलो करती है थ्रू आउट लाइफ, ऐसे गोल 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 घूमती रहे। सेकंड, मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, साइकिल है, साइकिल के रिम पर कहीं पर एक कोई ब्लैक कलर का कोई निशान लगा दो या किसी भी कलर का कोई निशान लगा दो और फिर साइड में बैठकर उसको देखते रहो, पहिए को घुमाते रहो, वो गोल गोल आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोला जाता है, जबकि वेलोसिटी तो सेम रहती है उसमें, तो ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन उसको इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि सर्कुलर पाथ में अगर मान लीजिए किसी कोई सर्कुलर ग्राउंड है ना, उसके चारों तरफ हम साइकिल लेकर गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो साइकिल का हैंडल हम सीधा नहीं रख सकते, हमको उसको हल्का सा टिल्ट करके रखना ही पड़ेगा थ्रू आउट द मोशन, हल्का सा टिल्ट करके। इसका मतलब ये है कि हर इंस्टेंट पर हम अपनी डायरेक्शन बदलते हैं, और जब डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर थियोरेटिकली बता रखी है। Uniform circular motion is an accelerated motion. In uniform circular motion, the speed of the body remains the same, but the direction of motion changes at every point. डायरेक्शन जो है मोशन का वो हर पॉइंट पर बार बार चेंज होता रहता है। फिगर ए शोज द डिफरेंट वेलोसिटी वेक्टर्स एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल। At each position, the velocity vector v vector is perpendicular to the radius vector r vector. Thus, the velocity of the body changes continuously due to the continuous change in the direction of motion of the body. As the rate of change of velocity is acceleration, so a uniform circular motion is an accelerated motion. इसीलिए uniform circular motion को accelerated motion बोलते हैं। हर इंस्टेंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। Uniform circular motion is an accelerated circular motion is an accelerated motion. मान लीजिए कि हम किसी एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसका रेडियस है कुछ r, इसको r वेक्टर बोल दिया। तो इसका डायरेक्शन होता है, रेडियस को हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ मेजर करा जाता है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए r वेक्टर बोल दिया। तो यहाँ से इस इंस्टेंट पर r वेक्टर बोल दिया इसको। इस इंस्टेंट पर अगर मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन देखूँ तो ऐसा होगा, टेंजेंशियल होगा। तो टेंजेंट कब होता है, रेडियस पर टेंजेंट ऐसे ही जाता है 90 डिग्री के एंगल पर जाता है। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। ऐसे ही मान लीजिए इस इंस्टेंट पर हम पहुँच गए, आर वेक्टर ऐसे इस इंस्टेंट पर पहुँच गए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। ऐसे ही अगर हम इस इंस्टेंट पर चक्कर काट रहे हैं तो यहाँ पर पहुँच गए, तो इस इंस्टेंट पर पहुँच गए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हर बार जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा। ये चीज़ आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेहद आसान है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब हम कोई भी किसी भी मोशन को हम स्टार्ट करते हैं तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसे ऐसे इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा घूमकर तुम तक पहुँच गया, तो वो जो हमारा लेंथ है जो मैंने फॉलो करी वो तो डिस्टेंस हो गया। और अगर स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल सीधा डिस्टेंस मेजर करा जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये तो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, हमने बस ये देखा कि हम साइकिल चला रहे थे, सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड के चारों तरफ हम साइकिल चला रहे थे, तो हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुँचने में हमने एंगल कितना ट्रैवल करा, ये जो एंगल है अंदर ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो थीटा है ये ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसका आप वो देख लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए शुरुआत में कोई जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ओरिजिनल पोजीशन उसकी ये थी, तो O फॉर ओरिजिनल और P फॉर पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन उसकी ये थी तो P नॉट बोल दिया इसको। और फिर क्या हुआ कि यहाँ से वो गया पॉइंट ए तक, वो पॉइंट ए तक गया, तो पॉइंट ए तक जाने में उसने कितना एंगल स्वीप करा, θ1। फिर ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में उसने कितना एंगल स्वीप करा, हमने बोला कि इनिशियल से ही लिया जाता है हमेशा। तो इनिशियल यानी कि इनिशियल पॉइंट इसका पी नॉट था, पी नॉट से यहाँ तक का जो एंगल स्वेप्ट था दैट इज थीटा। तो ए से बी के बीच का जो एंगल स्वेप्ट है दैट विल बी टेकन एज डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा वो हो जाएगा θ2 माइनस θ1। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एंगल θ2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला θ1, तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया, θ2 माइनस θ1। तो ये जो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा ये किस तरीके से निकाला जाएगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो कर्व जो पाथ है, कर्व पाथ ये हो गया डेल्टा एस। ठीक है, और जो इसका रेडियस है ये आर। अब याद करिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने एक फॉर्मूला करा होगा मैथ्स वाले बच्चों ने, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर, आर क्या होता है यहाँ पर रेडियस, ये वही चीज़। ठीक है, और जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उन्होंने भी करा ही है। जो आपने फर्स्ट वाला जो चैप्टर था लिमिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर था, तो उसमें आपने करा था ये। ठीक है, वहाँ पर ये जो आपका पैरालैक्स मेथड था, मुझे पता पैरालैक्स अभी नहीं है शायद सिलेबस में, पैरालैक्स नहीं है, पर चलो कर दिया था उसमें भी था। तो बस ये याद रखना है कि यहाँ पर जो एंगल है दैट एंगल शुड बी रेडियंस। ठीक है ना, एंगल रेडियंस में होना चाहिए। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर इज डेल्टा एस अपॉन रेडियस, ये आर हो गया। और इसकी जो ऐसा यूनिट है इट इज इन रेडियंस, ऐसा यूनिट इज रेडियंस। ठीक है, अब है तो एंगल ही ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नाम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है लेकिन है तो एंगल। तो जब एंगल है तो हमने क्या करा, ये याद रखेंगे कि रेडियंस का डिग्री के साथ में ये रिलेशन होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये याद रखेंगे। ठीक, चलिए जी अब आगे चलते हैं। ये तो हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी तरीके से आएंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे नॉर्मली अगर वेलोसिटी की बात करी जाती थी तो वो क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि हम किसी चीज़ को गोल 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 घुमा रहे हैं तो गोल गोल कितनी तेज़ी से घूम रही है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या हो जाएगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाई, ये जो W होता है ना, स्मॉल w, उसको थोड़ा घुमावदार तरीके से बना देना, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे बना देना, इसको बोलते हैं ओमेगा, OMEGA, ओमेगा बोलते हैं इसको। ठीक, अच्छा जी, W को थोड़ा सा घुमा देना बस।
भाई स्मॉल डब्ल्यू बनाने के दो तरीके हैं ना। स्मॉल डब्ल्यू एक तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे, ये तो थोड़ा शार्प हो गया है ना, ऐसे बनाओगे थोड़ा कम, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का ये सिंबल होता है ओमेगा। तो हम ये कहेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। तो हमने ये देखा ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या है? ये जो आपका जरा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा। और हम ये कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए उसको मामूली सा जरा सा टाइम लग रहा है, और जरा सा टाइम क्या डेल्टा टी है, तो वो जरा सा टाइम कितना छोटा होना चाहिए? हम ये कहेंगे वो लगभग 0 के बराबर होना चाहिए, एक क्लिक के बराबर। एक क्लिक में जितना टाइम लगता है मान लो 0.01 सेकंड, इसको टेंडिंग टू 0 बोल दिया। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? इसी चीज़ को हम बोलते हैं डी थीटा बाई डी टी, इसी को बोलते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो सीधी सी बात है, डी थीटा जो है ये क्या है? आपका एंगल है, और एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और टाइम पर तो किसी का बस चलता नहीं है, तो ये तो हो गया सेकंड। तो इसलिए ओमेगा की जो ऐसा ही यूनिट है वो क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड, RAD और S की पावर -1 रेडियन पर सेकंड कैसे लिख देते हैं इसको? ये हो गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही आगे अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। अब ये टाइम पीरियड और टाइम टेकन दोनों में अंतर है। टाइम पीरियड और टाइम टेकन, और दोनों में अंतर क्या है? टाइम पीरियड ये होता है कि कोई भी चीज़ एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल करने में, पूरा सर्कल का एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अगर मान लीजिए हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हम अपना स्कूटर चला रहे हैं और वो 50 किलोमीटर पर आवर की एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता जा रहा है। तो जब वो 50 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो व्हील रोटेट कर रहा है ना, तो वो हर एक राउंड जो है वो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में ही लगा रहा है, तभी उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो एक राउंड तो धीरे लगा रहा है और एक राउंड तेज़ लगा रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं तो उसकी वेलोसिटी घटती बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी अगर सेम है तो वो एक ही पेस पर, एक ही स्पीड पर वो व्हील उसका गोल गोल घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एक ही जो सिंगल टाइम ड्यूरेशन है जिसको वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करा, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और उसको जैसे टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप देख रहे हैं स्मॉल टी है ना, और यहाँ पर भी स्मॉल टी। लेकिन जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उसका सिंबल फिक्स है, कैपिटल टी से ही उसको रिप्रेजेंट करा जाए, कैपिटल टी से, स्मॉल टी से। तो देखिए द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, और सिंपली पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड इट्स यूनिट इज सेकंड्स, सेकंड होता है। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी में ये कहा जाता है कि एक सेकंड में कोई भी जो चीज़ है वो कितने ना राउंड्स लगा रही है। हम ये कहेंगे भाई तुम बड़े फ्रीक्वेंटली आ रहे हो है ना, तो क्या बात है, बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हो। ये कहेंगे फ्रीक्वेंटली आने का मतलब क्या है? मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है आने की। हम ये कह रहे हैं अभी मैं दौड़ लगा रहा हूँ, तो एक बंदा खड़ा हुआ है, कहाँ पर खड़ा हुआ है? जहाँ पर सर्कुलर कोई पार्क है, सर्कुलर पार्क के पास बेंच लगा हुआ है, तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, उसको नींद आ रही है बैठ कर, वो सो रहा है, वहाँ पर झपकी ले रहा है बैठ कर। तभी एक आदमी आता है दौड़ता, उसकी आँख खुल जाती है, फिर वो दोबारा सो जाता है, फिर जैसे ही आँख लगती है फिर आ जाता है, फिर आँख खुलती है, फिर चिढ़ जाता है। ये तुम बार बार आ रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि आपको नींद आ रही है तो मैं क्या करूँ, मैं तो दौड़ लगा दूँगा यहाँ पर। तो वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आप एक राउंड कितने टाइम में लगा रहे हो, मतलब टाइम पीरियड हो गया। वो ये कह रहे हैं कि एक सेकंड में आप कितना राउंड लगा रहे हैं, तो कितना राउंड मतलब आधा राउंड, चौथाई राउंड या 1/10 ऑफ द राउंड, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करा जाता है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है सिंपली, बस। फ्रीक्वेंसी के लिए अब तक आपने एक सिंबल करा होगा स्मॉल एफ। सर फ्रीक्वेंसी तो 1 सेकंड के अंदर जी फ्रीक्वेंसी
एक सेकंड में कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कितना आपने चक्कर लगा लिया एक सेकंड में। तो हम ये कहेंगे सर्कल जो है, सर्कल तो ये है पूरा का पूरा, ठीक है। और इस सर्कल का पूरा चक्कर लगाने में मान लीजिए मेरे को 50 सेकंड लगते हैं, तो कैपिटल P क्या हो गया 50 सेकंड। तो कहेंगे जी एक सेकंड में बताओ कितना। तो मुझे कहेंगे कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट करा था, यहाँ तक पहुँचे, तो एक सेकंड में 1 सेकंड में तो मैं बस इतना ही पहुँचा भाई, यही फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में आपने कितना चक्कर काटा, तो आप उस चक्कर को काउंट कैलकुलेट करोगे फिर कि वो कितना उसका कितना है, मतलब 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/10 है या 1/15 है, कितना है, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा जाता है, सीधा सीधा यूनिटरी मेथड, 50 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड में कितना 150 रिवॉल्यूशन, ऐसे ही निकाला जाता है यूनिटरी मेथड, ये तो कहता है। तो 50 सेकंड क्या है, t सेकंड्स, यानी कि टाइम पीरियड हमारा। तो t सेकंड्स में एक रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना 1/t रिवॉल्यूशन, और जो 1/t है इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो आपने पहले स्मॉल f करा था, अब नया है सिंबल। वो सिंबल क्या है, स्मॉल v बनाना और स्मॉल v को यहाँ से घुमा देना, इसको बोलते हैं न्यू, NU, ठीक है, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या नू, नू नहीं न्यू है, तो कोई भी अलग अलग तरीके से ऐसे करते हैं। जो यू होता है ना, यू को भी नू बोलते हैं, गाँव की लैंग्वेज यू को नू भी बोलते हैं कई लोग, नू, वो नू बोल दिया होगा उनको वैसे ही, कभी कुछ और बोल दिया। अच्छा जी, ये हो गया हमारा न्यू इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। और न्यू की जो यूनिट है वो जानते हैं फ्रीक्वेंसी यूनिट है उससे, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा जो v के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, वो बार होता है, हाँ, वो बार होता है, वो एवरेज के लिए होता है, एवरेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो इतना कर लीजिए बस, ये आपका 1-1.5 पेज बचा हुआ है, ये 1-1.5 पेज बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करवा के और मैं लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करवाऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बचा नहीं इसमें।